एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस। आज हम अपने सेशन में बात करने वाले हैं पेपर 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक आपकी साइड से जो रहता है हमेशा। यूनिट नंबर 1 का एक बहुत अच्छा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग यूनिट रहती है पेपर 2 कॉमर्स में यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये यूनिट में ये टॉपिक करके जाना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है एनटीए का। और सभी एग्जामिनेशंस को जो ऑर्गेनाइज करवाती हैं अथॉरिटी बॉडीज जो है वो ये क्वेश्चन को पूछती ही है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो हर बार हर जगह आपसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टॉप 50 टॉपिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको हर चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज को हम समझने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना है सेशन को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सभी क्लासेस जो हैं वो मिल सके एंड आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सको। सारी पीडीएफ्स आपको जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो है यूजीसी नेट के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सेट एग्जामिनेशंस के लिए एंड यूपीपीएससी एंड एमपीपीएससी के लिए भी। तो ये सारी क्लासेस आपको हेल्प होने वाली हैं आपके सभी एग्जामिनेशन में जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो। और जून 26 या दिसंबर 26 के लिए अगर आप कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जेआरएफ एप्लीकेशन पे 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं एंड कोई भी जो ऑफर्स चल रहे होते हैं इस टाइम पीरियड में वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान से देखना है। और अगर आप कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं सभी सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। कुछ भी पूछना है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री डेमो आपको हर बार कोर्स में एनरोल करने से पहले मिल जाता है। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारी कॉमर्स की इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। ये ऐसा टॉपिक है जो 95% आपके पेपर में देखा गया। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे तो 10 में से 9 शिफ्ट में आपको ये टॉपिक दिखाई देगा आपके पेपर में। ठीक है, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आपकी जो मल्टीपल शिफ्ट्स हो रही हैं उनमें भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो इट शोज कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। राइट, तो इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की और ट्रेड करने की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेड क्या है और थ्योरी क्या है। ठीक है, ट्रेड क्या है। अब जब हम कॉमर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो कॉमर्स क्या होता है, जब आपको कोई आइडिया आया और उस आइडिया को आपने एक पिक्चर दी, एक प्रोडक्ट बनाया या सर्विस क्रिएट की और उसको आप बेचते हो, और उसको बेचने के बाद जो पोस्ट सेल सर्विस होती है तब तक की सारी एक्टिविटीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कॉमर्स कहलाता है ना। और उसमें हमारे को जो हेल्प की जाती है किस चीज में, कि कैसे हम वो चीजें कर पाएंगे। तो बेसिकली कॉमर्स में क्या है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ये चीजों को हम इंक्लूड करके चलते हैं। आप व्यापार कर रहे हो, आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो यानी कि विद इन दी कंट्री, लोकल लेवल पे काम कर रहे हो विद इन अ सब पार्ट ऑफ द एनी कंट्री, एक कंट्री में स्टेट लेवल पे या विद इन अ स्टेट आप काम कर रहे हो। तो अलग अलग लेवल्स पे हमारे ट्रेड को हम बाइफरकेट करते हैं। और जब हमारा ट्रेड एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होने लगे तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड यानी कि व्यापार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रेड नहीं होगा तो कैसे हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी, क्योंकि एक कंट्री हर चीज में पर्याप्त नहीं हो सकती। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। ऐसा तो है नहीं यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, नहीं, किसी कंट्री में कुछ ज्यादा है, किसी कंट्री में कुछ चीज ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारे पास यहाँ पे एक तरीका है कि हम आपस में डील कर पाए, और वो डील करने के लिए हम आपस में ट्रेड करते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस का यूज करते हैं। अब कैसे ट्रेड किया जाए उसके लिए हमारे पास क्या होती हैं, उसके लिए हमारे पास होती हैं थ्योरीज जो आपको बताएंगी, समझाएंगी कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि हर एक कंट्री जब किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करेगी तो वो चाहेगी कि मुझे फायदा हो। ऑब्वियसली आप क्यों व्यापार कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो,
प्रॉफिट अर्न करने के लिए या आपको फायदा हो उस चीज से, अदरवाइज क्या ही फायदा है ना। 5 रुपए लगा के अगर आप 5 के 5 रुपए गवा रहे हो, क्या फायदा। 5 रुपए लगा के अगर आप 10 रुपए बना रहे हो, फिर फायदा है। तो यही चीज है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वही हमारी ट्रेड थ्योरीज होती हैं। एंड ट्रेड थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल थ्योरीज, क्लासिकल थ्योरीज भी इनको बोला जाता है, एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न थ्योरीज। ट्रेडिशनल थ्योरीज कौन सी थ्योरीज होती हैं, जो कंट्री बेस्ड हैं, जो डिपेंड करती हैं कंट्री की क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और मॉडर्न थ्योरीज क्या है, ये फर्म बेस्ड होती हैं। फर्म बेस्ड में यहाँ पे क्या आ जाता है कि एक फर्म किस तरीके से काम कर रही है और एक फर्म में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका क्या ब्रांड है, कस्टमर लॉयलिटी कितनी है, कस्टमर कितना लॉयल है टुवर्ड्स द ब्रांड, और वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को बार बार खरीद रहा है, कब तक खरीदता है, प्राइसेस में चेंज आते हैं तब भी खरीदता है, या किस तरीके से फ्लक्चुएट होती है डिमांड। एंड टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, अगर कोई प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जा रहा है या कोई प्रोडक्ट पुरानी टेक्नोलॉजीज को यूज करके बनाया जा रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कैसी है। ये सारी चीजें जब हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे कंट्री मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करती है फर्म जो इन चीजों को यूज करके प्रोडक्ट बना रही है। तो 2 तरीके से ट्रेड थ्योरीज का बाइफर्केशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या यहाँ तक चीजें समझ आई? बेसिक चीजें मैंने बताई, ट्रेड और थ्योरी का मतलब क्या है वो बताया, है ना। आज मैं थोड़ा हैंड रिटन लेके आई हूँ मटेरियल, ताकि थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। और अब इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे। हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरीज में क्लासिकल थ्योरीज, जिनको हम कंट्री बेस्ड थ्योरीज भी बोलते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट 5 टाइप्स की थ्योरीज हैं। और अगर हम बात करें मॉडर्न थ्योरीज की तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स की थ्योरीज हैं, और ये पेपर में मैच द कॉलम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इनकी अजम्पशंस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो थ्योरी है किसने दी है और किस ईयर में दी है ये तो पक्का पता ही होना चाहिए, और कौन सी थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी में आती है और कौन सी मॉडर्न में, ये बाइफर्केशन भी आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन बने हुए हैं। अब सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आती है ट्रेडिशनल थ्योरी में, वो है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। किसने दी है? थॉमस मुन ने दी है। अर्ली 17th सेंचुरी में यहाँ पे इन्होंने थ्योरी दी थी। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हमारे पास ना क्या होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा करती हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। और अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आता है तो मेरे पास वैल्यू जो है मेरी करेंसी की वो एप्रिशिएट होती हुई मुझे दिखाई देती है। वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है तो यहाँ पे मेरे पास जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू मुझे ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा मिलती है, तो यहाँ पे मेरे लिए सामान खरीदना आसान हो जाता है दूसरी कंट्री से। और जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी तो वैल्यू एप्रिशिएट होगी, तो मेरी जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री भी बनेगी। तो यहाँ पे जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी के प्रोपाउंडर है थॉमस मुन, ये क्या बोलते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने चाहिए। और जहाँ की जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, करेंसी नोट्स में तो हुआ नहीं करती थी, तो हमारे पास क्या है, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे। तो ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम अक्यूमुलेट करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर को, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री की वैल्यू होगी और उतनी ही ज्यादा हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज के बारे में बात की। एंड इसका जो है एक पैराडॉक्स आया, और पैराडॉक्स किसने दिया था? डेविड ह्यूम ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए नया पॉइंट भी हो सकता है, इसको ध्यान से लिख लो। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे पास जो मर्केंटिलिज्म में थॉमस मुन जी हैं वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो हमारी वैल्यू एप्रिशिएट होती है ना, और फिर हमारे लिए जो हमारे जो वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है तो प्राइसेस जो है चीजों के वो ज्यादा बन जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं और प्राइस है उसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और ये चीज को गलत प्रूव किया किसने? डेविड ह्यूम ने। इन्होंने बोला कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे? एक्सपोर्ट्स अगर आपके ज्यादा होंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी, मनी ज्यादा आएगा आपके पास।
तो मनी ज्यादा होगा तो आपकी कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा ज्यादा होगा, जिससे इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन क्यों आती है? जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, है ना, तो क्या होता है कि जब मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे किस चीज की? जो कमोडिटीज अवेलेबल है। अब वो कमोडिटीज जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए अवेलेबल है, तो जितना ज्यादा पैसा लोग देने के लिए तैयार होंगे उतना ही महंगा प्रोडक्ट वो बनता जाएगा। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन होगी तो क्या होंगे? प्राइसेस राइज होंगे, तभी इन्फ्लेशन आ रही है। एंड यहाँ पे जो है जब प्राइस बढ़ जाएंगे चीजों के तो क्या होगा? तो हमारे अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग हमारा सामान खरीद रहे थे वो इसलिए खरीद रहे थे, प्राइसेस कम थे। यूएसए में बैठा हुआ पर्सन इंडिया से सामान इसलिए खरीद रहा था क्योंकि इंडिया का सामान सस्ता था। अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होने से प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिया का सामान महंगा हो गया, तो अब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी ये बात करती थी एक तो रिलेशन की, डायरेक्ट रिलेशन होता है, दूसरी ये बात करते थे कि हमें क्या चाहिए? हमें तो प्राइस ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है ना, तो हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और कम से कम इंपोर्ट करें। तो ये बात बोली गई कि अगर एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो किसी कंट्री को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करती जा रही है और कोई और कंट्री इंपोर्ट करे ही ना? तो ये जो है ये एक तरफा यहाँ पे थ्योरी जो है वो निकल के आ रही थी, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये चीज जो है ये बहुत गलत चीज थी। इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था कि आप एक्सपोर्ट करते रहो, इंपोर्ट मत करो, क्योंकि अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो दूसरी कंट्री इंपोर्ट करेगी ही। तो ये चीज भी इसका एक ड्रॉबैक था, और ये चीज को क्या बोला जाता है? ये चीज को बोला जाता है प्रोटेक्शनिज्म। तो इन्होंने प्रोटेक्शनिज्म प्रिंसिपल जो है ये भी हमें दिया था, जो क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे क्या होने चाहिए? ज्यादा। तो अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सब्सिडीज देंगे, आपको आप गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी टू एक्सपोर्ट मोर। बट अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वहां पे क्या हो जाएंगी? रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। तो रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं इंपोर्ट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे इंपोर्ट कम हो। तो ये चीज जो है ये चीज पूरी अच्छे से फॉलो ही नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और इंपोर्ट नहीं चाहते तो कैसे होगा, है ना? अगर हर कंट्री यही सोचने लगेगी कि हम तो सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे जी, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहाँ किसको करोगे एक्सपोर्ट अगर कोई इंपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है? तो ये चीज जो है ये यहाँ पे गलत थी। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है नेगेटिव रिलेशन था प्राइस और एक्सपोर्ट का। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरी आती है दूसरी, एडम स्मिथ ने दी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, है ना, बुक का नाम क्या था? कोई बता सकता है? वैसे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, बुक का नाम क्या था? इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते हैं, बुक का नाम था इनकी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे जो वेल्थ की बात की गई थी मर्केंटिलिज्म में, उसमें हम वेल्थ को कैसे देख रहे थे? गोल्ड और सिल्वर, जिसके पास जितना ज्यादा उसकी वेल्थ उतनी ज्यादा। तो इन्होंने बोला, एडम स्मिथ ने, जो इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन में, कि जो हमारा वेल्थ है ना नेशन का, वो ऐसे नहीं मेजर होता कि आपके पास कितने ज्यादा गोल्ड सिल्वर है, वो मेजर होता है आपके जो कंट्री में लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अगर आपके लोगों, जो आपकी कंट्री में लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो आपकी कंट्री वेल्दी है, अदरवाइज नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? अगर एक पुअर पर्सन की बात करें, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? उसको 3 वक्त का खाना मिल जाए, दैट इज इट। बट अगर हम थोड़े और मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो अच्छी एजुकेशन चाहिए, 3 वक्त का खाना तो ऑब्वियसली चाहिए ही, है ना, अच्छा रहने के लिए घर चाहिए, घूमने फिरने के लिए भी चाहिए, है ना, एक आधा ट्रिप तो हो ही जाए साल में, बढ़िया सा, महीने में भी हो जाए, वो रिच क्लास में आएगा, चलो, है ना, एक आधा ट्रिप भी हो जाए, मूवीज भी देखने जा सके हम वंस इन अ मंथ, राइट, एजुकेशन अच्छी मिले, इंटरनेट फैसिलिटी हमारे पास हो, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आएंगी। फिर अगर रिच क्लास को देखा जाए तो उनके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वेल्थ ऑफ द नेशन वो क्या बोला गया कि जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे मैटर करता है, ना कि आपकी कंट्री में कितने गोल्ड एंड सिल्वर है। अब हमारी कंट्री पे गोल्ड एंड सिल्वर तो बहुत एक्यूमुलेट है,
बट लोगों के पास नहीं है पैसा खर्चने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो वहां पे वेल्थ किस काम की, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता लगता है वेल्थ ऑफ नेशन कितनी है। तो एडम स्मिथ ने ये हम थ्योरी दी थी, और कब दी थी, 1776 में, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। और ये जो है ये किस पे बात करते थे, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है ये बात करती थी कि हमारे पास जो है, हम दो, फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज हैं और दो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इनका जो यहाँ पे मानना था वो क्या था कि 2 प्रोडक्ट्स और 2 कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे इनको आपस में ट्रेड करना है, तो क्या होगा, अब इंडिया है एक कंट्री मान लो, और एक कंट्री है यूएसए, राइट। एक प्रोडक्ट है एक्स और एक प्रोडक्ट है वाई। अब इंडिया एक्स प्रोडक्ट बनाती है ₹5 पर यूनिट में, और जो ऑस्ट्रेलिया यूएसए है वो बनाती है ₹4 पर यूनिट में, है ना। और यहाँ पे क्या है, दूसरे केस में यहाँ पे अगर इंडिया वाई प्रोडक्ट बना रही है ₹6 पर यूनिट में, और यूएसए जो है वो बना दे रही है ₹5 पर यूनिट में, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि जो यूएसए है वो एक्स और वाई दोनों ही प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सस्ता बना रहे हैं इंडिया से। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको जो है प्रोडक्ट बना के यूएसए वालों को इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को, और इंडिया को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज आई कि अगर जैसे ये होता, अगर वाई प्रोडक्ट जो है इंडिया सस्ता बना लेती, है ना, और यूएसए महंगा बनाती, तो ऐसे ट्रेड हो जाता कि एक्स प्रोडक्ट बनाते यूएसए वाले और इंडिया में भेज देते, इंडिया वाले वाई प्रोडक्ट बनाते और यूएसए में भेज देते। एब्सोल्यूट एडवांटेज, जहां पे फायदा हो रहा है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे दोनों प्रोडक्ट में एक ही कंट्री को फायदा हो रहा है, फिर वही सेम केस आ जाएगा कि दोनों ही प्रोडक्ट बना के आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे एक कंट्री को, और एक कंट्री को उन दोनों प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये बोला गया कि जहां पे आपको फायदा है वो प्रोडक्ट बना के आप एक्सपोर्ट करो, और जहां पे आपको नुकसान हो रहा है तो वो प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट कर लो। सिंपल सी कहानी यहाँ पे ये बोली गई। बट ऐसी सिचुएशन जो है इसका यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आई कि अगर दोनों प्रोडक्ट में ही फायदा हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट में ही एक्सक्यूज मी दोनों प्रोडक्ट में ही एक कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, तो अब दूसरी कंट्री क्या करे। तो ये सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक तीसरी थ्योरी आई थी, वो थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी थी। अब नाम से ही पता लग रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी कि जो दो प्रोडक्ट है उनकी आपस में जो कॉस्ट है उसको कंपेयर किया जाए। कैसे कि ज्यादा बेनिफिट किस में हो रहा है। तो इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। यानी कि देखो इसको समझना जरा ध्यान से कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूं, है ना, इंडिया और यूएसए सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट एक्स है और यहाँ पे वाई प्रोडक्ट है। इंडिया जो है वो प्रोडक्ट बना रही है यहाँ पे 5 रुपए का, और यूएसए वो प्रोडक्ट को बना रही है यहाँ पे 4 रुपए का। अब ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट है, इंडिया ने बनाया उसको 6 रुपए का, और यूएसए ने बना दिया उसको कितने का, यूएसए ने बना दिया उसको 4 रुपए का। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे यूएसए जो है वो दोनों ही प्रोडक्ट 4-4 रुपए के बना पा रहे हैं। इंडिया जो है एक प्रोडक्ट 5 का और एक प्रोडक्ट 6 का बना रही है। अब यहाँ पे यूएसए को बेनिफिट है, एब्सोल्यूट बेनिफिट दोनों में है। अब कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट किस में होगा। अब यहाँ पे इसको 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यूएसए को जो है वाई प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंडिया को जो है एक्स प्रोडक्ट बना के क्या कर लेना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो यूएसए को यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, यूएसए को बेसिकली यहाँ पे 2 रुपए का बेनिफिट होगा, उसको 2 रुपए कम पे कॉस्ट आ रही है। एंड इंडिया जो है उसको भी बेनिफिट होगा, उसकी लागत कम आएगी, तो 6 रुपए की जगह 5 रुपए वाला प्रोडक्ट बना के वो क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे 4 रुपए का कॉस्ट पड़ रहा है, 1 रुपया या 1.5 रुपए तक भी अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है चला जाएगा 5-5.5 रुपए में। तो 6 रुपए से तो सस्ता ही पड़ रहा है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, इवन यहाँ पे जो है हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती है ना। ये अजम्पशन है कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान पहुंचाने की लागत भी नहीं आती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 4 रुपए की ही वो चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव हमने कॉस्ट देखी तो वहां पे क्या समझ आया
कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए और वाई प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, इंपोर्ट कर देना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या आई, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट बेनिफिट आपको हो रहा है ना, वो आप यहाँ पे बना के देख लो क्या इंपोर्ट होगा और क्या एक्सपोर्ट। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में, समझना, जहां इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया इंपोर्ट करे क्या, वाई प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट करे एक्स। अब मान लो इंडिया में जो डिमांड है वो वाई की बहुत ज्यादा है और एक्स प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने सप्लाई साइड को तो देख लिया कि भाई यहाँ पे दूसरी कंट्री के कंपैरेटिव हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, बट इन्होंने डिमांड कंडीशंस को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से हम ये जो बोलते हैं ना कि हम पहले खुद सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, फिर जाके हमें दूसरी कंट्री में अपना सामान देना चाहिए, तो वो चीज को इन्होंने इग्नोर किया है, जिस वजह से अगर वाई प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स प्रोडक्ट, तो वाई प्रोडक्ट को मुझे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, और एक्स प्रोडक्ट जो है इसकी डिमांड हमारी कंट्री में है ही नहीं कुछ खास, मुझे सिर्फ बाहर वाले लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएस से जो है यहाँ भी बेनिफिट ले रही है, सस्ता प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में, इंडिया क्योंकि वाई को इंपोर्ट करवा रहा है, और यहाँ पे जो एक्स प्रोडक्ट है वो इंडिया वाले कुछ ज्यादा डिमांड ही नहीं कर रहे, तो इंडिया वालों को यहाँ पे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो अल्टीमेटली जो हम बेनिफिट की बात कर रहे थे, हमारी कंट्री को ज्यादा बेनिफिट ना होके दूसरी कंट्री को ही यहाँ पे बेनिफिट है जो मिल जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हुई, इसीलिए इसको भी चैलेंज जो है वो किया गया, और इसको जो इसका क्रिटिसिज्म जो है ये दिया था, किसने दिया था, फ्रैंक ग्राहम एंड बर्टल ओहलिन ने इसका हमें जो है एक क्रिटिसिज्म दिया कि ये जो पर्टिकुलर हमारी थ्योरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है हमारी हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी, ये थ्योरी जो है ये कब आई, ये 1919 में आई, एली हेक्सचर और बर्टन ओहलिन ने ये थ्योरी दी, और इन्होंने बात की, अभी तक जो हमारी थ्योरीज चल रही थी ना उसमें बात हो रही थी दो कंट्रीज और दो प्रोडक्ट की, इन्होंने बात की कि सिर्फ कंट्री और प्रोडक्ट नहीं होता, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो भी मैटर करता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तो आपने यहाँ पे बात ही नहीं की, आप कैसे बनाओगे अपना प्रोडक्ट, आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करोगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्योंकि जो फैक्टर आपके पास अबंडेंस में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वही आपको सस्ते रेट पे मिल जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसको आप यूज करके सामान बनाते हो। तो इन्होंने बोला कि हमारी ये जो थ्योरी है ये 2x2 थ्योरी है, यानी कि दो कंट्रीज की हम बात करेंगे, दो प्रोडक्ट की हम बात करेंगे और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, और जो फैक्टर हमारे पास अबंडेंस में होगा उसको हम यूज करेंगे। अबंडेंस क्या होता है, भारी मात्रा में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होना। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन टर्म्स में, तो इंडिया में जो है ज्यादा टेक्नोलॉजी भी अभी डेवलप नहीं हुई, डेवलपिंग कंट्री है, तो लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेबर सस्ते रेट में मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहें, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे। यूएसए जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है ना, और यूएसए जो है वो कैसे प्रोडक्ट बनाए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करके, उनको वहां पे टेक्नोलॉजी पर यूनिट कम रेट पे मिलेगी क्योंकि वहां लोग कम है, तो यहाँ वहां पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उनके लिए सस्ती होगी और इजिली अवेलेबल होगी, तो उसको वो यूज करना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे थी, इन्होंने अपनी जो है थ्योरी दे दी, बट फिर इसमें भी क्या है, एक चीज देखी गई कि जो यूएसए है ना उसने क्या किया, उसने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना के बेचे। अब यूएसए में तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होनी चाहिए थी, बट कैपिटल इंटेंसिव ना यूज करके इन्होंने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की, जो इसका क्या आया, पैराडॉक्स, कि जो हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी बोल रही है ना ये गलत प्रूफ यहाँ पे हो गया है। पैराडॉक्स क्या होता है, जो एक थ्योरी ने बताया उसका अपोजिट हो जाना और वो चीज फॉलो ना हो पाना, ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। तो लेबर इंटेंसिव को यूज करके प्रोडक्ट बनाया गया, तो लॉन्टिफ ने बोला कि ये चीज गलत है, जो इन्होंने बोली है वो चीज फॉलो ही नहीं हो रही है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे मॉडर्न थ्योरीज में एक थ्योरी आई, नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी,
जिन्होंने क्या बात की, जिन्होंने बात की कि भाई फैक्टर के साथ साथ ना क्वालिटी भी मैटर करती है। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाना है जहां पे अगर मैं मशीन से वो प्रोडक्ट बनाऊं तो उस प्रोडक्ट की जो एक होता है ना कि प्रोडक्ट क्यों फेमस है, वो चीज खत्म हो जाएगी। जैसे एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, अब हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक अलग ही उसमें फील है उस प्रोडक्ट में, बट अगर वो मशीन से हम करवाएंगे तो ऐसे लगता है यार ये तो रेडीमेड सा, मतलब सारे ऐसे एक जैसे से ही प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो फील नहीं आता कि जो हाथ से कारीगरी की गई है वो लगता ही नहीं अच्छा। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर बेशक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अगर क्वालिटी पे फोकस करना है ना तो हमें फिर अगर हमें कोई महंगा भी मिल रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो भी हम ले सकते हैं। तो ये नियो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में ये चीज बताई गई कि सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता मिले वो नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। और ये थ्योरी हमारी मॉडर्न थ्योरी में आती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और थ्योरी आती है जो कि है रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ये थ्योरी जो है वो जेएस मिल ने दी थी, ठीक है। ये रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पे बात आती है इलास्टिसिटी की। यहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या है हमारा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या चीज आती है, एनीवन कोई कुछ बताना चाहेगा? इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑफर कर्व। इकोनॉमिक्स में ये हम पढ़ते हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो कभी, कॉमर्स में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता बट स्टिल अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, कुछ बताना चाहोगे? इसको ऑफर कर्व एनालिसिस भी बोला जाता है। चलो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं दो कंट्रीज जहां पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका जो प्राइस होगा वो क्या डिसाइड किया जाए, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो जाए। दो कंट्रीज जब आपस में ट्रेड कर रही हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, दो कंट्रीज है, मान लो एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। कंट्री ए क्या देखती है कि हमारा प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है फॉरेन गुड के लिए। अब मुझे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, मेरी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है फॉर फॉरेन प्रोडक्ट, और दूसरी कंट्री ये देखती है कि हमारी डिमांड कितनी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, फॉरेन डिमांड कितनी है, फॉरेन डिमांड कितनी है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री में हम फॉरेन प्रोडक्ट को कितना परचेज करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में हमारे प्रोडक्ट को वो कितना परचेज करना चाहते हैं, ये दोनों चीजें हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक प्राइस डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड में के अकॉर्डिंग भी लेके चला जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब ये है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ द टू कंट्रीज, जिसमें ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा, है ना। हमारे खुद के प्रोडक्ट के लिए हमारी जो दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट है उसमें कितनी इलास्टिसिटी यहाँ पे होगी। तो दो कंट्रीज जो है आपस में उनके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो है वो आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर मेरी कंट्री में क्या है, मेरी डिमांड ज्यादा है और मेरी डिमांड ऐसी है कि प्राइस को अगर मैं चेंज कर दूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड है, सॉरी, प्राइस को चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो इनइलास्टिक डिमांड हो गई। तो अगर मेरी कंट्री में मेरे प्रोडक्ट की इनइलास्टिक डिमांड है तो मेरे प्रोडक्ट की फॉरेन कंट्री में इलास्टिक डिमांड होगी, यानी कि वहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट का अगर प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड ज्यादा चेंज हो जाएगी प्राइस से। ऐसे ही फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट है, वहां पे उनकी डिमांड इलास्टिक है
तो मेरी कंट्री में वो डिमांड इनइलास्टिक होगी, उनकी कंट्री में डिमांड इनइलास्टिक है तो मेरी कंट्री में मतलब दूसरी फॉरेन कंट्री में क्या होगी, डिमांड इलास्टिक होगी। तो ये रेसिप्रोकल डिमांड जो है ये जेएस मिल ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये थ्योरीज समझ आई? अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेडिशनल थ्योरीज, कंट्री बेस्ड थ्योरीज जो हैं वो करवाई हैं। अभी हम बात करेंगे हमारी थ्योरीज की जो कि मॉडर्न थ्योरीज हैं। और मॉडर्न थ्योरीज में हम बात करें सबसे पहले कौन सी थ्योरीज आती हैं, तो हमारे पास आती है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, देन हमारे पास आती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी और पोर्टर डायमंड मॉडल जिसको नेशनल थ्योरी ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज भी बोला जाता है। तो ये थ्योरीज हमारे पास यहाँ पे आती हैं। सबसे पहली थ्योरी की अगर हम बात करें, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी किसने दी है? स्टीफन लिंडर 1961 में, क्योंकि 1950 तक तो क्या हो रहा था, हमारे जो है पैराडॉक्स ही आ रहे थे, जो हेक्सचेरोलिन थ्योरी थी उसकी। उसके बाद हमारे पास जो है ये मॉडर्न थ्योरीज आई। तो कंट्री सिमिलैरिटी नाम से ही पता लग रहा है कि अगर कंट्रीज जो है दो आपस में सिमिलर ट्रेड्स शेयर करती हैं, ज्योग्राफी वाइज है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस या लेवल ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है उसके प्रति, अगर कोई भी सिमिलर नेचर हमें मिल रहा है दो कंट्रीज के बीच में, तो वहां पे क्या है, वहां पे कंट्री के में प्रोडक्ट की डिमांड हमारी ज्यादा होगी। तो कस्टमर इन कंट्रीज दैट आर इन द सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस। तो ये बोला गया कि अगर दो कंट्रीज आपस में सेम नेचर की होती हैं तो वहां पे प्रोडक्ट की प्रेफरेंस भी सेम होती है, तो वहां पे ट्रेड हमारा ज्यादा हो पाता है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ और मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं बिल्कुल एक अलग कंट्री में जाके एक्सपोर्ट करूं जहां पे मेरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, या मैं ऐसी कंट्री में प्रोडक्ट बेचना चाहूं जहां पे मेरी कंट्री के जैसे ही ट्रेड्स दूसरी कंट्री के हैं, तो ज्यादा एक्सेप्टेंस कहाँ होगा? ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा जो कंट्री मेरे जैसी है ना। आप दोस्ती करते हो तो वही करते हो ना, मेरे जैसा ही है तो ये मेरे जैसी है तो मेरी फ्रेंड बन सकती है, मेरा फ्रेंड बन सकता है, वही सेम चीज है। किसी कंट्री में जाते हो, वहां पे जाके आप ये थोड़ी ढूंढते हो कि सेम मेरी पर्टिकुलर कास्ट का ही पर्सन मेरे को मिले, नहीं, आप देखते हो कि इंडियन कोई मिल जाए, है ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ अपना कोई है दूसरे देश में। तो वो चीज यहाँ पे भी होती है कंट्री सिमिलैरिटी। जो दो कंट्रीज सिमिलर ट्रेड शेयर करेंगी वहां पे हमारी जो ट्रेड है वो ज्यादा अच्छे से फैसिलिटेट हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज आती है जहां पे ब्रांड नेम और प्रोडक्ट रेपुटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो वहां पे भी कंट्री में सिमिलैरिटी होना जरूरी है, वहीं से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास रहती है। इज दिस क्लियर? कंट्री सिमिलैरिटी समझ आया? तो यहाँ पे अगर आपकी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री के जैसी है तभी उसी फॉरेन कंट्री में आप जाओगे एंड ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड अच्छे से समझना है तो जहाँ पे ब्रांड नेम और प्रोडक्ट रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, वहां पे आपका ट्रेड बेटर तरीके से हो सकता है। और फिर इसके बाद ही यहाँ पे ये दो कंट्रीज के रिस्पेक्ट में पूरी कहानी जो है बता रखी है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी में। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी थ्योरी आती है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, पीएलसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हमें नहीं पता कैसा हमारा प्रोडक्ट रहेगा, हम ट्राई करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, हम खूब सारा कैश बर्न करते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है लोगों को पता लग गया, लोगों को पसंद आया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो बहुत सारी सेल्स हुई हमारी। फिर हम पहुंचते हैं मैच्योरिटी पे कि जो लोग खरीद रहे थे ठीक है, बट नए कस्टमर जुड़ने कम हो गए, है ना, जितना मार्केट शेयर अचीव हम कर पा रहे थे हमने कर लिया और ज्यादा मार्केट शेयर नहीं आ रहा। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस को कम करने की, डिस्काउंट्स वगैरह देने की, सो दैट जो लोग नहीं खरीद रहे थे वो भी खरीद लें। वो सब करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे एंड फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन। तो हमारा प्रोडक्ट बंद ही होने वाला हो जाता है। बट जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है,
सबसे पहले तो रेमंड वर्नर ने ये थ्योरी दी है, ये याद रखना, 1960s में दी थी। और 3 स्टेजेस इन्होंने बताई, पहली इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी मैच्योरिटी पीरियड, तीसरा स्टैंडर्डाइज्ड। ये बोलते हैं कि आप क्या करते हो, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो एक अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में। डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन स्टेज में आया, आपने और ज्यादा एफर्ट किए, प्रमोशन किया और आपने क्या किया, ग्रोथ करवाई उस प्रोडक्ट की। ग्रोथ करवाने के बाद हो गई, बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, अच्छी सेल्स हो रही हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में आ गया। अब जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में आ गया तो मतलब क्या है कि अब लोग जो हैं जिन्होंने खरीदना था खरीद लिया, अब और कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब हाई टाइम आ चुका है कि आपको कुछ नया लाना चाहिए। तो अब क्या किया जाता है, ऐसा तो है नहीं अब हम कि अपने प्रोडक्ट को बंद करके फिर नया प्रोडक्ट लाएंगे, इसमें तो टाइम बहुत लगेगा। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो होता क्या है, मैच्योरिटी में जब आपका प्रोडक्ट आता है और वो अब ज्यादा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा, प्रोडक्ट अब डिक्लाइन करेगा, तो हम इसको न्यू कंट्री में डाल देते हैं, प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को न्यू कंट्री में डाल देते हैं। अब नई कंट्री में बेचना शुरू करते हैं तो नई कंट्री में कौन सी स्टेज में जाएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में। नई कंट्री में आपका प्रोडक्ट गया इंट्रोडक्शन स्टेज में, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट को बताओगे, अवेयरनेस क्रिएट करोगे, फिर जाके वो कहीं मैच्योरिटी पे जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब आप दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो और वो मैच्योरिटी तक जा रहा है, इस टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री में एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं। अब नया प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर रखा था वो तो गया, खत्म, उसने तो कर दिया अपना काम, अब और ज्यादा तो सेल्स नहीं बढ़ रही, तो हमें इनोवेशन लानी पड़ेगी ना। इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या है कि हम कुछ नया लेके आ रहे हैं और उसको कमर्शियली यूज में लेके आ रहे हैं, तो जिससे वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनके काम आसान होंगे, उनके लिए वो प्रोडक्ट हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो वो नया प्रोडक्ट जो है उसी कंट्री में लॉन्च होता है जो उसकी डोमेस्टिक कंट्री है, फिर उसके बाद वो जाता है दूसरी कंट्री में। तो अब ऐसे ही ये सर्कल चलता रहता है। और जो एक प्रोडक्ट हमारा सबसे पहले हमने लॉन्च किया था वो मैच्योरिटी में गया, उसको दूसरी कंट्री में डाला, फिर दूसरी कंट्री में वो मैच्योरिटी में गया तो इसको तीसरी कंट्री में डाल देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, तीसरी स्टेज हमारी जो है ये आती है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंट्रीज में एक तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हमारा जो है यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पे फिर हमारा प्रोडक्ट एक जैसा सारी जगह मिल रहा है, तो यहाँ पे और ज्यादा हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट शेयर हम कैप्चर करते हुए चलते हैं। ये चीज यहाँ पे आती है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये 3 स्टेजेस से हमारा प्रोडक्ट जो है वो गुजरता है। फिर इसके बाद तीसरी जो हमारी थ्योरी आती है वो है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, जो बोलते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी भी इसको बोला जाता है। पॉल क्रुगमैन और केल्विन लैंचेस्टर ने ये थ्योरी दी है 1980 में। अब ये जो थ्योरी है ये किसकी बात करता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया कि हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, है ना, फिर मार्केट को शिफ्ट किया। जो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था ना, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया था, राइट। इसके बाद हमारे पास जो है तीसरी थ्योरी आती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। ये किस पे फोकस करती है, ये फोकस करती है एमएनसीज पे। इनका मेन टारगेट क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और ये क्या गेन करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव एज जो है ये इनको चाहिए कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे कितना ज्यादा अच्छा काम कर पाए, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो ग्लोबल फर्म्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही हैं, उनसे भी हम कैसे एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंच पाए, वो हमारा मेन टारगेट जो है ये रहता है। नाम से ही पता लग रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, तो ग्लोबल लेवल पे जो कंपीट कर रही हैं उनमें हम कैसे अव्वल नंबर पे आ पाए, वो चीज की हम बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास कैसे ये कॉम्पिटिटिवनेस लाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू क्रिएट बैरियर्स फॉर द कंपनीज। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पे एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। कैसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री बैरियर्स हैं, तो एंट्री बैरियर्स क्रिएट किए जा रहे हैं
तो नए ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। अगर कोई इंडस्ट्री जो है वो एंटर करना चाहती है, इनके पास ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाती है ना, डिफिकल्ट फॉर न्यू कंपनीज टू एंटर। तो नई कंपनीज के लिए नई कंट्रीज में एंटर करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, अब ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब नई कंट्रीज जो है या नई कंपनीज कैसे नई नई कंट्रीज में एंटर करेंगी, उस चीज के बारे में यहाँ पे जो है काम किया जाता है ना। तो बैरियर्स टू एंट्री दैट कॉर्पोरेशन में सीक ऑप्टिमाइज इंक्लूड, क्या क्या बैरियर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ध्यान देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है, आपको अगर मार्केट में एंटर करना है, यू नीड टू फाइंड द न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, और आपके पास इतने फंड नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर सको, तो ये चीज आ जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट है जहां पे आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब आईपीआर जो है वो क्या होते हैं, वो राइट उनको दिए जाते हैं जिन्होंने वो पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का निर्माण किया। जैसे पेटेंट्स है नई प्रोसेस के लिए, कॉपीराइट आपके आर्टिस्टिक वर्क के लिए, लिटरेरी वर्क के लिए आपको मिलता है, ट्रेडमार्क्स है ना, जीआई टैग है। तो ये सारे जो आईपीआर्स हैं, ये क्या है, ये ओनर को राइट देते हैं कि उनका जो भी उन्होंने इनोवेटिव वर्क किया है, जो अपने ह्यूमन माइंड से उन्होंने कुछ क्रिएटिव किया है, उसको प्रोटेक्शन हम दे सकें, राइट। लीगल एस्पेक्ट्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आईपीआर है, अगर वो चीज है तो ये भी एक दिक्कत है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो और आपको कोई आईपीआर लेना और कोई देने को तैयार ना हो, तो वहां पे आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि जब हम लार्ज लेवल पे, है ना, लार्ज लेवल पे काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लार्ज लेवल प्रोडक्शन से हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आप लार्ज लेवल पे काम कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पे काम करने से आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बल्क में प्रोडक्शन करने से फायदा आपको मिल रहा है। तो अगर एक कोई कंट्री है, कंपनी है, वो नवा एंटर करना चाहती है मार्केट में, वो बेचारे कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, वो तो देखेंगे ना कि अभी तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, समझाना है लोगों को कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लार्ज या बल्क मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी एक एंट्री बैरियर के रूप में निकल के आता है। फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है कोई ऐसी कंपनी है ऑलरेडी जो काम कर रही है, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत साल से काम कर रही है कोई, है ना। जैसे आप देखते हो ना कोई चीज कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो लिखती है सिंस 1947, सिंस 1961, कि हम बहुत समय से काम करते हुए आ रहे हैं, तो हमें पूरी मार्केट की नॉलेज है, राइट। तो यहाँ पे नई कंपनीज के लिए वो भी एक बैरियर बन जाता है। तो आता है एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आता है। फिर यहाँ पे है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं है और दूसरी कंट्री के पास रिसोर्सेज है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कंट्री में कोई चीज अबंडेंस में अवेलेबल है, हमारे लिए थोड़ी है वो, उसी कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज है। कोई पर्टिकुलर चीज इंडिया में ज्यादा है तो वो इंडिया वाली कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए एक बैरियर है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज और फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अगर किसी के पास एक्सेस है रॉ मटेरियल की तो उसके लिए तो बढ़िया, किसी के पास नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक। तो ये चीज हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी में कवर होती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक सबको समझ आ रहा है? लास्ट थ्योरी बची है एक हमारी मॉडर्न, वो कौन सी है, वो है हमारी पोर्टर का डायमंड मॉडल। तो माइकल पोर्टर जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। किसने थ्योरी दी है? माइकल पोर्टर जी हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी और काफी ज्यादा पूछी जाने वाली थ्योरी है। और ये पोर्टर जी जो है इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी दिए हैं। ये मैंने एक क्लास ली थी मार्केटिंग मैनेजमेंट के मॉडल्स, सर्च करना आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपेटिटिव, इनका भी जो मेन फोकस है वो भी क्या है, कंपेटिटिव एडवांटेज। इसको थ्योरी ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज भी बोला गया है। तो ये क्या बोलते हैं कि हमारे को क्या चाहिए, कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, एक हमारे मार्केट में ओवर अदर्स, दूसरों के रिस्पेक्ट में हमारी ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन हो, और
कंट्री वाइज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि कहाँ से आपको एडवांटेज मिलेगा और कैसे आप वो एडवांटेज को अवेल करोगे, ये दोनों चीजें मिलती हैं, सोर्स एंड पाथ। ठीक है, दोनों चीजों को यहाँ पे फोकस में लेके चलना है, कहां से कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगी, कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगी, एंड व्हाट विल बी द पाथ टू गेट दैट पर्टिकुलर कंपेटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स आते हैं, फैक्टर कंडीशंस, जहां पे हम बात करते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे जिससे प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी चीजें, जिसमें हम क्या करते हैं, इस पे हमारा फोकस होता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो सके, हम ऐसे रिसोर्सेज को ला सकें, बना सकें जो किसी और के पास हो ही ना, लेबर अव्वल दर्जे की हो, रॉ मटेरियल सबसे बेस्ट एक्सेस हम कर सकें, है ना, रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे हमें मिल सके। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, फैक्टर्स में। आपके पास जो मशीनरीज हैं वो बढ़िया तरीके की आपको मिल रही हैं, तो अपने रिसोर्सेज को ऐसा बना लो किसी के पास वो चीज होना, फैक्टर कंडीशंस। फिर आती है डिमांड कंडीशंस। तो डिमांड कंडीशंस में क्या है कि हमारे पास जो है, हम ये देखते हैं कि अगर मेरे प्रोडक्ट की मेरी कंट्री में डिमांड कैसी है ना, और क्या मैं अपने प्रोडक्ट के लिए और ज्यादा डिमांड क्रिएट कर सकती हूँ फॉरेन नेशंस में भी, यानी कि जो प्रोडक्ट मेरे कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड में है वो प्रोडक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या कि हम उसको ग्रो करवा सके और नेशंस में भी। तो डिमांड कंडीशंस कैसी हैं, अगर मेरे प्रोडक्ट की मेरी कंट्री में भी डिमांड अच्छी है और अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन में भी अच्छी डिमांड हो सकती है, तो विन विन सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे जो है इसी चीज की बात कर रखी है। फिर इसके बाद आता है फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। तो यहाँ पे बात क्या आती है, स्ट्रक्चर राइवलरी की जब बात आएगी तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, इनोवेशन की, कि हम कितना इनोवेटिव, कितना बढ़िया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ला सकते हैं जिससे हमें सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं ग्लोबल लेवल पे कंपेटिटिवनेस मिले, ग्लोबल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट का नाम हो, हमारे प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक का नाम हो, जिससे लोग हमारे साथ जुड़े और प्रोडक्ट हमारा लें, कंपेटिटिवनेस और हमारे पास जो है ज्यादा बेनिफिट आए। देन इसके बाद राइवलरी की, अगर हम यहाँ पे राइवलरी के बारे में मैंने बताया, इनोवेशन एंड ऑल। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं कि हमारा पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये इन्वायरमेंट को हम स्टडी करें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को स्टडी करें, जिससे हमें ये पता लग सके कि क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं और किस तरीके से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, राइट। तो पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं वो मैटर करता है। अगर आपके पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है किसी कंट्री के साथ तो आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे, बेशक आपके लिए वो कितनी ज्यादा अच्छी मार्केट हो, अलाउ ही नहीं होगा, है ना, पॉलिटिकल कंडीशंस ही अलाउ नहीं करेंगे। देन उसके बाद रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या है, पोर्टर ने क्या बोला है कि हमारे पास ना हमारे प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा सक्सेस होगी या एक इंडस्ट्री कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, वो मैटर करेगा कि उससे रिलेटेड, उससे मिलती जुलती और उसको सपोर्ट करती हुई कितनी इंडस्ट्रीज हैं। अगर मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और उसको सपोर्ट करने वाली एक और इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है तो मुझे हाथों हाथ सपोर्ट मिलेगा, तो मैं और ज्यादा ग्रो करूंगी। बट अगर मैं रेस में अकेले चल रही हूँ, एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो वहां पे उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हार्म होगा, हैम्पर होगा। तो रिलेटेड एंड सपोर्टेड आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सप्लायर का रोल जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। जैसे कि स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि जब अगर कोई स्टार्टअप हम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हेल्पफुल इंडस्ट्रीज हमारे पास होंगी तो और ज्यादा अच्छे से स्टार्टअप जो है वो बूम करेंगे और अच्छे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर क्या आता है कि हम ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें कुछ नया हम कर रहे हैं, रिलेटेड इंडस्ट्रीज हमें हेल्प कर रही हैं और हमें एट द एंड कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रही है। तो ये चीजें हमारे पास आती हैं। और इसके बाद आते हैं 2 और कंपोनेंट जो इन चारों को रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट और चांस। अगर सरकार नहीं होगी तो कैसे ही चलेगा, सरकार तो एक हेल्प करने वाला जरिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है, फॉरेन में काम करना चाहती है, तो सरकार जो है वो मोहर लगाने वाली है ना, मोहर तो स्टैंप तो सरकार की लगेगी, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिलेगी, तो वो कौन देगा, सरकार देगी। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चांस। चांस क्या है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसा इंसिडेंस हो जाए जो हमें हेल्प कर दे।
जैसे कोई पर्टिकुलर ऐसा इवेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड अभी हुआ था, है ना, उसमें एडटेक को कितना बूम मिला, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ी, है ना। और फिर इसके बाद ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जहां पे नेचुरल डिजास्टर हुआ है उस पर्टिकुलर कंट्री में हम अपने प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जा रही है। तो मेरी कंपनी के लिए जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। हालांकि नेशनल लेवल पे अच्छा नहीं हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, बट फॉर अ कंपनी हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। तो ये चांस में आता है, ठीक है, कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कंपेटिटिवनेस पोजीशन होने के चांसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इसके साथ हमारे पास कुछ और थ्योरीज भी हैं, इनका नाम और किसने थ्योरी दी है वो याद रख लो। जैसे रेंट थ्योरी है, इसको हम प्रॉफिट की थ्योरी भी बोलते हैं। रेंट इज द एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वॉकर की थ्योरी है ये रेंट थ्योरी। रेंट इज बेसिकली टर्म्ड एज द प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो काम करके। सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेज, ये वेज थ्योरी हम पढ़ते हैं कंपेंसेशन मैनेजमेंट की थ्योरीज में, ये कार्ल मार्क्स ने दी है ना। इमिटेशन गैप, ये थ्योरी है एमवी पोस्नर की, 1961 में इन्होंने दी थी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, ये थ्योरी जो है गॉटफ्रेड हर्बर्लर ने दी है, ये पेपर में आई भी थी मैच द कॉलम में। तो सिर्फ थ्योरी और उसका नाम याद रखना है ना, ज्यादा इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद रखोगे वो भी सफिशिएंट आपके लिए होगा, ठीक है, इतना भी याद रख लोगे वो भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरीज है हमारी, बेसिकली ये थ्योरीज जो है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली थ्योरी है, ये पीपीसी कर्व के अकॉर्डिंग चलती है। पीपीसी कर्व क्या होता है कि आप दो चीज बना सकते हो और आप जो है एक चीज को लेट गो कर रहे हो दूसरे चीज को बनाने के लिए, तो ये हमारा पीपीसी कर्व होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि दो प्रोडक्ट है, उनमें से एक को बनाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस आप करते जाते हो, वो चीज होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी ये डिफरेंट थ्योरीज है, इनको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये नाम याद रख लेना, सफिशिएंट है।